पिछले हफ्ते जब अफ़गानिस्तान में औरतें अपने स्कूलों और कॉलेजों में पहुंची तो उन्होंने देखा कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर बैन लगा दिया गया है। ये एक ऑफिशियल बैन था जो सिर्फ एक ग्रुप की तरफ से नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से लगाया गया था। इसको सुनते ही वुमेन सड़कों पर निकल आती हैं और एहतजाज शुरू हो जाता है। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चलाए जाते हैं। और मर्दों की तरफ से भी आपको स्कूलों और कॉलेजों का बाइकाट नज़र आता है और काफ़ी जगह पर मर्द अपने इम्तिहानात का बाइकाट करते नज़र आते हैं। सिर्फ वुमेन एजुकेशन के ऊपर ही नहीं बल्कि वुमेन के एनजीओज़ के अंदर काम करने पर भी लगाया जाता है, जिसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आज की पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या रीज़न्स थी या आखिर क्या बेसिस थी जिसको बेस बनाकर तालिबान ने वुमेन एजुकेशन के ऊपर बैन लगाया है और इसका नतीजा अफगानिस्तान की इकॉनमी और अफगानिस्तान की सोसाइटी पर क्या निकल सकता है। अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं तो हमें अफगानिस्तान की हिस्ट्री में ट्राइबलिज्म नज़र आती है और ये ट्राइबलिज्म हाई पैट्रियार्कल होती है, इसलिए उनकी सोसाइटी काफ़ी सदियों से हाई पैट्रियार्की प्रैक्टिस करती नज़र आती है। जैसा कि अमानुल्लाह के दौर में जब अमानुल्लाह ने वुमेन रिफॉर्म्स का इरादा किया था और वुमेन के हिजाब के ऊपर बैन लगाया था और वुमेन एजुकेशन को कंपलसरी करार दिया था तो उनके खिलाफ एक कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। इसी तरह के प्रैक्टिसेस हमें पिछले कई आने वाले सालों के अंदर नज़र आती हैं। फिर उसके बाद ये ट्राइबलिज्म एक हार्ड फॉर्म ऑफ इस्लामिस्ट मूवमेंट के साथ मर्ज होती है तो ये मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर लेती है। इसलिए 1993 के अंदर जब तालिबान हुकूमत के अंदर आए थे तो उन्होंने आते ही वुमेन एजुकेशन के ऊपर बैन लगा दिया था और इनह्यूमेन वुमेन प्रैक्टिसेस और लॉ बनाए थे जिसके अंदर वुमेंस को अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और काफ़ी सारी जो लॉज और प्रैक्टिसेस थे वो एंटी वुमेन थी। जैसे वुमेन का अकेला कारोबार करना, अकेले बाज़ार में आना, शॉपिंग करना, इवन अकेले कहीं बाहर निकलना विदाउट किसी महरम के, उस पर भी बैन लगा दिया था और 50 से ज़्यादा कूड़े लगाए जाते थे। फिर उसके बाद जैसे ही अमेरिकन आए और तालिबान पुश बैक कर दिया गया तब अफगानिस्तान के अंदर वुमेन जो है दोबारा एजुकेशन की तरफ जाना शुरू हो गई, लेकिन वहाँ से तालिबान की मेंटेलिटी के अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली नज़र आई है। काफ़ी सारी जगहों पर जो शेडो मिनिस्टर्स थे तालिबान के वो वुमेन एजुकेशन को अलाउ करते थे और फ़ख्र के साथ ये दिखाते भी थे इंटरनेशनल मीडिया को कि हम वुमेन एजुकेशन को अलाउ कर रहे थे। तो उस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर जो वुमेन एजुकेशन के अगेंस्ट लोग थे वो ISIS के लोग ज़्यादा थे। तालिबान के अंदर बेशक इनकी तादाद मौजूद थी और काफ़ी हद तक जो कंजर्वेटिव्स तालिबान के अंदर मौजूद थे वो इसको बैन करने के हक़ में ही थे, लेकिन एक वाइड अप्रोच यही देखी जा रही थी कि वुमेन एजुकेशन को अलाउ कर दिया जाए। इसलिए जब कतर एग्रीमेंट होता है तो उसके अंदर भी ये बात की जाती है तो तालिबान ये श्योर करते हैं कि वुमेन एजुकेशन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये बैन कर दिया गया। फिर उसके अलावा जब तालिबान गवर्नमेंट के अंदर आते हैं और आने के बाद वो अलाउ करते हैं तो तब भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अब तालिबान जो है वो वुमेन एजुकेशन को नहीं रोकेंगे और इसी तरह चलते रहेंगे। इसलिए ये जो बैन है ये काफ़ी सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन सी रीज़न्स दी हैं तालिबान ने इसको बैन करने की। सबसे पहली रीज़न तो तालिबान ने ये दिया है क्योंकि ये मखलूत निज़ाम है, को एजुकेशन सिस्टम है और को एजुकेशन सिस्टम के अंदर महरम और गैर महरम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल किसी रिश्ते के बगैर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेहयाई और बेहरमती जो है वो फैलती है। दूसरी रीज़न तालिबान की तरफ से ये दी गई है कि काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि गैर इस्लामिक हैं, जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और वेस्टर्न ओरिएंटेड है, इसलिए ये बैन है ये टेम्प्रेरी लगाया गया है जब तक कि हम नया निसाब नहीं बना लेते। या तीसरी रीज़न दी गई है वो ये दी गई है कि बहुत सारी जगह पर औरतों की ज़रूरत नहीं है और जो सब्जेक्ट जो हैं वो वुमेन के पढ़ने वाले नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जब एक जर्नलिस्ट एक तालिबान से बात कर रही थी तो उसके मुताबिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर जो है वो वुमेन को पढ़ाना ना सिर्फ गैर इस्लामिक है बल्कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वुमेन ने फार्मिंग तो करनी नहीं है, उसने सिर्फ घर में बैठ कर रोटी बनानी। चौथी रीज़न है वो ड्रेस कोड के बारे में दी गई है कि तालिबान जब हुकूमत में आए थे उन्होंने एक ड्रेस कोड बनाया था और उनके मुताबिक इसकी वायलेशन आम नज़र आती है, इसलिए उस ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसके लिए लाया हमल यानी कि एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाने के लिए उन्हें टाइम की ज़रूरत है और वो ये टाइम चाहते हैं कुछ देर के लिए ताकि वो एक लाया अमल बना लें जिसके अंदर वो ड्रेस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकें। और तालिबान ने NGO के अंदर काम करने वाली औरतों पर बैन लगा दिया है कि अफगानिस्तान की कोई औरत NGO में काम नहीं करेगी। अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी सारे गुलन स्कूल थे जो कि तुर्की की तरफ से चलाए जाते थे वुमेन एजुकेशन के लिए, लेकिन जैसे ही तैयब एर्दोगान हुकूमत में आए हैं तो वो बंद कर दिए गए हैं। एक बात इंटरेस्टिंग है कि काफ़ी सारे तालिबान कमांडर्स हैं उनके बच्चे इस वक्त कतर के स्कूलों में जा रहे हैं, तो ये बैन सिर्फ अफगानिस्तान में लगाया गया है। क्या तालिबान कतर के अंदर बैठे हुए अपने बच्चों को भी घर वापस भेजेंगे या उनके एजुकेशन के ऊपर भी बैन लगाया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। Just for the record, you have two daughters. Do they go to school?
Of course, yeah, yes. Yeah, of course. In will with Of course they do, because you're in Doha and they can go to school, right? They are observing hijab. They are observing hijab, and Yeah. so फिर अगर हम अफ़गानिस्तान की सोसाइटी पे इसका असर देखते हैं तो अफ़गानिस्तान की सोसाइटी इस वक्त इस तरह गया है कि उनके 60% लोगों के पास इस वक्त खाने को रोटी नहीं है और वो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। तो इसलिए जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है उसे फ़ाइट करने के लिए यूनेस्को और यूएन की काफ़ी सारी एजेंसीज़ और एनजीओज़ हैं वो काम कर रही हैं। उनके ऊपर बैन लगाने के बाद उन एनजीओज़ ने काम करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी जगह पर एनजीओज़ बिल्कुल रुकी हुई हैं और लोगों को खाना मिलना बंद हुआ हुआ है। इस इमेज के बाद हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी जो एड आ रही है उसको रोक लें और इस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो वाइड होता जाए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हैं। सो अगर इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं तो हो सकता है कि वो अपनी फंडिंग रोक लें या वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो करने जा रही हैं वो रोक ली जाए। और चूँकि एड भी ऑलरेडी रुक चुकी है तो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो पैदा हुआ है ये मज़ीद वर्स होता जाए और इससे आम आवाम को ज़्यादा नुकसान होगा। औरतों की एजुकेशन सोसाइटी के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो वुमेन की सर्विसेज जो हैं वो वुमेन के लिए ही रखी जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो वुमेन डॉक्टर है वही फ़ीमेल को देखती है और इसी तरह जो है वो सर्कल पूरा चलता है कि एक सेग्रीगेशन होती है लेकिन उस सेग्रीगेशन के बावजूद एक इक्वल सेग्रीगेशन क्रिएट की जाती है। इस तरह वुमेन एजुकेशन के ऊपर बैन लगाया जाता है तो सोसाइटी के अंदर वुमेन या फ़ीमेल सर्विसेज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिस की कमी है, जिसकी वजह से काफ़ी जगह पर हमें वहाँ पे मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा नज़र आती है। तो वुमेन एजुकेशन के ऊपर बैन लगाने की वजह से अफ़गानिस्तान की सोसाइटी मज़ीद तबाही का शिकार हो सकती है और इसके अलावा जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो मज़ीद वर्स हो सकता है।